जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो लेसन है वो है शिक्षण के आधारभूत कौशल, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से शिक्षण के जो आधारभूत कौशल हैं जिनसे या जिन स्किल्स का प्रयोग करके या जिन कौशलों का प्रयोग करके हम शिक्षण को सरल एवं प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। ठीक, तो ये लेसन थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ चीज़ें जो इसमें हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षण कौशल है क्या। ठीक, तो एक प्रकार से अगर कहूँ तो शिक्षण कौशल को समझने के पूर्व अगर कौशल शब्द को समझ लिया जाए तो मतलब बढ़िया रहेगा। देखिए, कौशल का संबंध किसी क्षेत्र विशेष से नहीं बल्कि इसका संबंध सभी क्रिया क्षेत्रों से है। जहाँ क्रियाएं हैं वहीं कौशल भी है। शिक्षण भी एक कार्य है जो किसी एक से नहीं बल्कि अनेक क्रियाएं या अनेक क्रियाओं से संबंधित है। ठीक, अगर कोई लेसन सर पढ़ाते हैं तो अगर शुरुआत में उसकी प्रस्तावना हमारे सामने रख देते हैं तो उस पाठ को पढ़ना काफ़ी आसान होता है। या कभी कभी चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं या फिर कभी कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो तरह तरह की शिक्षण विधियों में टीचर अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, स्किल्स का प्रयोग करते हैं, जिससे जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। ठीक, तो यही क्या है शिक्षण कौशल। देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा में जाता है और शिक्षण कार्य करता है। इस समय वह जो भी व्यवहार करता है उस शिक्षक का वह व्यवहार ही क्या है, शिक्षण कौशल है। ठीक, शिक्षण कौशल ही किसी शिक्षक के उत्तम शिक्षण और अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं। इनके माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होनी होती है। ठीक, जब छात्राध्यापक को प्रशिक्षण के समय उसमें अनेकों प्रकार के कौशलों का विकास करके उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, जिससे उसके द्वारा कक्ष में अध्ययन के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करने में सक्षम ना हो। ठीक, ये हो गया शिक्षण कौशल। यहाँ पे हम लोगों को इसमें से ये सब कौशल को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। बाकी अधिकतर तो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, इंपॉर्टेंट ही आते हैं। जैसे हो गया पहला, शिक्षण उद्देश्य लेखन। ठीक, विन्यास, प्रेरण, दृष्टांत कला, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पाठ, गीत, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, प्रश्न प्रवाहता। ठीक, उद्दीपन, परिवर्तन, श्याम पट्ट का प्रयोग, व्याख्या कौशल। ठीक, खोजपूर्ण प्रश्न, पुनर्बलन, व्याख्या, छात्र संभाव्यता विस्तार, छात्र व्यवहार अभिज्ञान, उच्च स्तरीय प्रश्न, विभक्ति प्रश्न, पाठ समापन, पुनरावृत्ति, कक्षा संबंध, संप्रेषण पूर्णता, गृह कार्य, काठिन्य निवारण, आदर्श पाठ और उच्चारण करना। ठीक, तो कौशलों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद ये जो अभी आपने देखा ये निम्नलिखित मतलब ये कौशल देखने को मिलते हैं जिनके माध्यम से उच्च शिक्षा प्रक्रिया स्थापित हो सकती है। ठीक, और ये जो है यही शिक्षण कौशल है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला कौशल है वो है प्रस्तावना कौशल। ठीक, प्रस्तावना कौशल से आप क्या समझते हैं, क्या है, देखते हैं। तो जो प्रस्तावना है अंग्रेजी के इंट्रोडक्ट का हिंदी रूपांतरण है। ठीक, जिसका अभिप्राय होता है परिचय करना। ठीक, प्रस्तावना का तो यही अभिप्राय होता है कि परिचय करना, अर्थात शिक्षक द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान का परिचय करके छात्रों को पाठ्य वस्तु से परिचय कराना। ठीक, जैसे क्लास में टीचर आया तो वो जो पाठ पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित जो पूर्व ज्ञान है वो चेक करेगा आप पे कि आपको इससे संबंधित पूर्व ज्ञान क्या क्या है। ठीक, तब वो आगे पाठ पढ़ाएगा। प्रस्तावना भी शिक्षण का प्रथम बिंदु है। ठीक, और इस कौशल से छात्र नई सामग्री को सीखने के लिए अपने आप को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर तैयार करते हैं तथा शिक्षक दोनों के बीच में तारतम्यता लाने का कार्य करता है तथा पाठ के प्रति उनकी रुचि बढ़ जाती है। और ये रुचि कैसे आप बढ़ा सकते हैं, एक कहानी मॉडल द्वारा प्रश्न पूछकर, उदाहरण के माध्यम से, मॉडल के द्वारा विषय की व्याख्या करके, कविता सुनाकर तथा चित्र आदि दिखाकर प्रस्तावना निकलवाई जा सकती है। ठीक, प्रस्तावना निकलवाते समय शिक्षक को दो बातों का विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। एक तो प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर निर्भर हो तथा दूसरा प्रश्न एक दूसरे से सुव्यवस्थित होने चाहिए। ठीक, तो ये थी प्रस्तावना क्या है उसके बारे में कुछ बातें। अब हम लोग देखते हैं कि अच्छी प्रस्तावना के लक्षण कौन कौन से हैं।
तो प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तावना निकलवाने के प्रयोग में लाई युक्तियाँ विषय वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। प्रस्तावना छात्रों में उत्साह और रुचि तथा पाठ को प्रेरणात्मक रूप देने में सक्षम हो। प्रस्तावना शिक्षक को उत्साह एवं पूर्ण जागृति के साथ करनी चाहिए। नवीन शिक्षण वस्तु तथा पूर्व ज्ञान में संबंध स्थापित करने में सक्षम हो। तो ये अच्छी प्रस्तावना के लक्षण होते हैं। और प्रस्तावना के घटक ही भी देख लेते हैं हम लोग कि कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित क्या हो। प्रस्तावना कथनों तथा प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध, विचारों प्रश्नों एवं कथनों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए और प्रश्नों में जो है वो आपसी तालमेल भी होना चाहिए। पाठ उद्देश्य एवं छात्रों के स्तर के अनुरूप ही सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों की रुचि तथा स्तर का भी भाई ध्यान रखा जाए और छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता हो। ठीक, उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार हो, अध्यापक में उत्साह एवं सजगता हो। तो ये प्रस्तावना कौशल के घटक थे और अच्छी प्रस्तावना के लक्षण और प्रस्तावना कौशल क्या है इनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग अपने अगले कौशल पे चलते हैं। हमारा अगला कौशल है प्रश्नीकरण कौशल या प्रश्न कौशल। तो शिक्षण में प्रश्नोत्तर कौशल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें माध्य से ही या इसके माध्यम से ही शिक्षक अपने द्वारा लिए गए ज्ञान तथा छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा उनकी आधार स्वरूप जानकारी का पता लगाता है। ठीक, तो प्रश्न के माध्यम से क्या कर सकता है शिक्षक, उनके पूर्व ज्ञान की जानकारी कर सकता है या उसने जो कुछ भी पढ़ाया है छात्रों को कितना समझ में आया है इसकी जानकारी भी वो प्रश्न कौशल से कर सकता है। यह प्रश्नीकरण प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक, और महान दार्शनिक सुकरात ने शिक्षण को उत्तम विधि बनाने की दृष्टि से प्रश्नोत्तर विधि का प्रादुर्भाव किया। तो सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का प्रादुर्भाव किया, ये पॉइंट आप रिमेंबर रख सकते हैं। रेमंड ने कहा है कि किसी भी अध्यापक का शिक्षण कैसा है यह उसके द्वारा की जाने वाली प्रश्न प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसके माध्यम से ही वह छात्रों को प्रेरित करता है तथा छात्र भी उत्साहित होकर शिक्षण प्रक्रिया से अपने को अलग नहीं रख पाते हैं। तो ये प्रश्न कौशल था, इजी है एकदम। हम लोग देखते हैं प्रश्नों का प्रयोग एवं उद्देश्य। शिक्षक छात्रों को नया ज्ञान देता है तथा पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करता है, ये उद्देश्य हो गया। छात्रों में शिक्षण विधि का निर्धारण, यह निर्धारण भी प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। छात्रों का ज्ञान छात्रों का छात्र ध्यान पाठ्य वस्तु पर केंद्रित करने हेतु प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रश्नों के माध्यम से आप क्या समझते हैं, क्या कर सकते हैं कि भाई छात्रों का जो ध्यान है वो अपने पाठ्य वस्तु पर केंद्रित कर सकते हैं। और प्रश्न के द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन भी किया जाता है कि शिक्षक के द्वारा बताई गई विषय वस्तु में से छात्रों ने कितना ग्रहण किया। और भी यहाँ कई सारी बातें हैं जो प्रश्नों का प्रयोग एवं उद्देश्य को दर्शाती है। ठीक, जैसे छात्रों की रुचियों का ज्ञान भी प्रश्नों के द्वारा पता लगाया जा सकता है और प्रश्न छात्रों क्या बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। और प्रश्नों के दौरान नवीन एवं अर्जित ज्ञान में संबंध स्थापित किया जाता है। तो ऐसे ही काफ़ी पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी 5 जो पॉइंट मैंने बताए वो पर्याप्त हैं। अब देखते हैं कि अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है। यह कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषता बताइए, ऐसे प्रश्न आ सकता है। देखते हैं, पहला है प्रश्न का आकार भाई ना तो अधिक छोटा हो और ना ही अधिक बड़ा हो। ठीक, ये बात हो गई। और प्रश्न की भाषा भाई एक साथ होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, सॉरी, प्रश्न की जो भाषा होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। जैसे आप इंग्लिश में प्रश्न बना रहे हैं तो इंग्लिश ही हो, या हिंदी में बना रहे हैं तो हिंदी में ही हो। प्रश्न की भाषा सहज तथा समझ में आने योग्य होनी चाहिए। प्रश्न सार्थक होना चाहिए। ठीक, और प्रश्न प्रेरणात्मक तथा खोजपूर्ण होने चाहिए। और प्रश्न छात्रों की आयु और संबंधित विषय के आधार पर हो। प्रश्न वह उत्तम माने जाते हैं जिसके उत्तर संक्षिप्त एवं केंद्रित होने चाहिए। तो ये अच्छे प्रश्न की कुछ विशेषताएं थी जिन्हें आपने जाना। अब हमारा अगला जो कौशल है वो है व्याख्या कौशल। ठीक, तो व्याख्या के अर्थ के विषय में कुछ विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे कि व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभूत भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी कठिनाइयों को सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। तो व्याख्या के द्वारा व्याख्या कौशल क्या कहता है कि भाई जैसे कोई कठिन चीज़ है, शिक्षक उसको व्याख्या के द्वारा या उसमें जो कठिन चीज़ें उनको सरल रूप में व्याख्या के द्वारा ही
छात्रों के सामने प्रस्तुत करे तो छात्र जो होते हैं वो उस विषय वस्तु को समझ जाते हैं। व्याख्या का अर्थ प्रत्येक पाठ को सुलझाने और उनके भावों को अलग अलग करके सरल रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करने से है, ठीक, जिससे छात्रों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो ये व्याख्या कौशल की बात हो गई है। अब बात करते हैं व्याख्या कौशल के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां हैं। व्याख्या भाई क्या होनी चाहिए? शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक। और व्याख्या करते समय अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों के मानसिक स्तर तथा कक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर व्याख्या करे और ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। व्याख्या को अधिक लंबा नहीं करना चाहिए, नहीं तो छात्र क्या होते हैं, बोर होते हैं और उनकी रोचकता भी समाप्त हो जाती है। व्याख्या करते समय इसलिए क्योंकि और तथा का प्रयोग भी करना आवश्यक होता है। छात्रों की रुचि तथा ध्यान को मद्देनजर रखते हुए व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या करते समय विचारों और वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ठीक, जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए व्याख्या करते समय। अब व्याख्या कौशल की विधियां बताकर एवं इसके घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक। तो देखते हैं, हमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि शब्दों की परिभाषा द्वारा व्याख्या, सरल पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके व्याख्या, स्थूल सामग्री, मॉडल, चार्ट, रेखा चित्र आदि दिखाकर व्याख्या, कठिन शब्दों या वाक्यों की व्याख्या स्पष्टीकरण द्वारा करना चाहिए। आप काठिन्य निवारण का उपयोग कर सकते हैं, मनोविश्लेषणात्मक द्वारा व्याख्या करना चाहिए, ठीक। और व्याख्या मातृभाषा में ही सबसे उपयुक्त होती है, ठीक। तो ये व्याख्या कौशल की बात हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं श्याम पट्ट लेखन या ब्लैक बोर्ड राइटिंग की। इसकी शिक्षण में क्या उपयोगिता है? तो शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। श्याम पट्ट के अभाव में क्या कक्षा कक्ष को पूर्ण रूप प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके प्रयोग की शिक्षक को कदम कदम पर आवश्यकता होती है। ये आप लोगों ने जब शुरुआती दौर में जब आप स्कूल गए होंगे तो आपने ज़रूर इसकी उपयोगिता महसूस की होगी। शिक्षण में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का समाधान या अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु श्याम पट्ट की आवश्यकता होती है। श्याम पट्ट के माध्यम से प्राप्त ज्ञान स्थायी प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियां जिसमें श्रवणेंद्रियां और नेत्रेंद्रियां दोनों मिलकर ज्ञान अर्जन का प्रयास करती हैं तथा स्थायी ज्ञान प्राप्त करती हैं। श्याम पट्ट का प्रयोग प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, जिससे उनके द्वारा स्थापित साधारणीकरण की प्रक्रिया कक्षा में मजबूत हो तथा शिक्षक और छात्र के संबंधों में नज़दीकी आए, ठीक। अब देखते हैं श्याम पट्ट की उपयोगिता क्या है। श्याम पट्ट के प्रयोग से शिक्षक बालक की श्रवण तथा ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक। श्याम पट्ट का प्रयोग जो है वो शिक्षक बालक की श्रवण तथा ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने में किया जाता है। श्याम पट्ट में दिए जाने वाला ज्ञान अधिक दृढ़ता से स्मरण होने वाला होता है। श्याम पट्ट द्वारा कठिन स्थलों की व्याख्या चित्र बनाकर, रेखा चित्र अंकित करके, मानचित्र बनाकर या कठिन शब्द लिखकर की जा सकती है। पाठ्य वस्तु में आने वाले मुख्य शब्द या बिंदु को श्याम पट्ट पर लिख देता है कौन? अध्यापक, जिससे छात्रों का ध्यान उधर ही आकर्षित हो जाता है और उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है। श्याम पट्ट द्वारा संपूर्ण कक्षा को एक साथ गृह कार्य, उदाहरण तथा अन्य सामग्री एक साथ दी जा सकती है, तो इससे क्या होगी, समय की बचत होगी। और श्याम पट्ट द्वारा छात्रों का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। आगे गणित तथा विज्ञान में शिक्षक श्याम पट्ट की सहायता से ही शिक्षण करता है और छात्रों का परीक्षण भी श्याम पट्ट पर बुलाकर आसानी से किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी। आगे श्याम पट्ट लेखन करते समय अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो श्याम पट्ट पर भाई जो लेख लिखा जाए वो शुद्ध, सरल, स्पष्ट होना चाहिए और अक्षर सुडौल होने चाहिए। लिखते समय शब्दों और पंक्तियों में निश्चित दूरी का अंतर रखना चाहिए। श्याम पट्ट पर रेखा चित्र इस प्रकार बनाया जाए जिससे संपूर्ण कक्षा के छात्र आसानी से देख सकें और लिखने की गति धीमी होनी चाहिए, ठीक। बहुत देर तक लिखना भी नहीं चाहिए श्याम पट्ट पर। और श्याम पट्ट पर कार्य करते समय शिक्षक की पीठ छात्रों की तरफ ना हो, वह इस प्रकार से श्याम पट्ट पर कार्य करे जिससे कक्षा निरीक्षण भी आसानी से होता रहे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विज्ञान और भूगोल के शिक्षक को रंगीन चौक का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे महत्वपूर्ण अंगों को आसानी से दर्शाया जा सके, ठीक। और श्याम पट्ट पर जो भी लिखा जाए वह पाठ से संबंधित सामग्री हो, व्यर्थ बातें ना लिखी जाएं और शिक्षक को चौक या खड़िया से कक्षा में नहीं खेलना चाहिए। तो ये बातें थी श्याम पट्ट लेखन करते समय जो सावधानियां बरतनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल के एकीकरण का क्या अर्थ है? कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। या फिर शिक्षण कौशल में समन्वय से क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य तथा समन्वय करते समय ध्यान देने योग्य बातें लिखिए। तो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से छात्र अध्यापक को प्रशिक्षण में एक एक कौशल का विकास किया जाता है। इन कौशलों का विकास सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा किया जाता है। ये आप सूक्ष्म शिक्षण वाले वीडियो में आप जान चुके थे। एक पाठ योजना एक ही शिक्षण कौशल से संबंधित होती है तथा इसके शिक्षण का समय भी 6 या 8 मिनट तक होता है। छात्र अध्यापक शिक्षण के समय एक ही कौशल का प्रयोग करता है, लेकिन वृहद शिक्षण में शिक्षण करते समय एक कौशल का प्रयोग न करके आवश्यकता अनुसार कई कौशलों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रक्रिया को शिक्षण कौशल समन्वय के नाम से जाना जाता है। शिक्षण कौशल के समन्वय एकीकरण का अर्थ क्या है? तो किसी भी पाठ के शिक्षण में कौशलों के समन्वय का अभिप्राय शिक्षण पाठ योजना समस्त कौशलों को सम्मिलित नहीं करता। ठीक, किसी भी पाठ के शिक्षण में कौशलों के समन्वय का अभिप्राय शिक्षण पाठ योजना समस्त कौशलों को सम्मिलित करना नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार अथवा पाठ की विषय वस्तु और शिक्षण बिंदु की मांग के अनुसार कौशलों का प्रयोग करना है। ठीक, तो आवश्यकता के अनुसार पाठ की विषय वस्तु और शिक्षण बिंदु की मांग के अनुसार कौशल का प्रयोग करना। शिक्षण कौशल के समन्वय की परिभाषा एक देख लेते हैं। बाल मुकुंद शाह के अनुसार कौशलों का समन्वय शिक्षण में बालकों को उनके अनुभवों के स्तर के अनुसार प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। डंबिल ने कहा है कि एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। तो ये परिभाषा थी। आगे क्या है कि शिक्षण कौशल के समन्वय का उद्देश्य क्या है? तो उत्तम अधिगम हेतु वृहद शिक्षण में एक से अधिक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करने में दक्ष बनाना। ठीक, कि आप सूक्ष्म शिक्षण में तो एक कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वहीं वृहद शिक्षण की बात आती है तो आप एक से अनेक कौशलों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग करना, सूक्ष्म शिक्षण में अर्जित कौशलों का प्रयोग वृहद शिक्षण में करना, उत्तम शिक्षण हेतु समन्वय करना। तो शिक्षण कौशलों के समन्वय के बारे में समझ चुके होंगे। तो आगे देखते हैं छात्र सहभागिता कौशल का क्या अभिप्राय है। ठीक, तो शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि छात्र मेरे द्वारा प्रदान किए जा रहे ज्ञान को प्राप्त कर ले तथा पाठ्य वस्तु को इस प्रकार ग्रहण करे कि उनमें प्रश्न पूछने पर उत्तर दे। ठीक, छात्र शिक्षक सहयोग से कक्षा में अधिगम प्रक्रिया संचालित हो। जब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा शिक्षण करने पर जब छात्र पाठ के विकास में सहयोग करते हैं तो उसे छात्र सहभागिता कौशल कहते हैं। छात्र सहभागिता कौशल का अर्थ क्या है? तो छात्र सहभागिता कौशल वह कौशल है जिसमें छात्राध्यापक में ऐसे गुणों का विकास किया जाता है जिससे वह शिक्षण के समय पाठ के विकास में छात्रों का सहयोग ले सके। ठीक, जब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र जब प्रश्न पूछते हैं या अपनी समस्या को रखने का प्रयास करते हैं तो अधिगम प्रक्रिया सुचारू एवं प्रभावी रूप से संपादित होती है तथा अध्यापक भी छात्रों को ज्ञान देने के लिए प्रेरित होता है। तो छात्र सहभागिता कौशल का अर्थ आप लोग समझ चुके हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का भी शिक्षक के साथ सहयोग। छात्र सहभागिता कौशल के घटक, तो कक्षा में छात्रों की मानसिक तत्परता का निर्माण करना, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को शाब्दिक पुनर्बलन देना, छात्रों को अशाब्दिक पुनर्बलन देना, छात्रों को सहभागिता हेतु तैयार करना, छात्रों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना, छात्रों द्वारा मौन होना। ठीक, तो ये घटक थे। और बात करें शिक्षक कक्षा में छात्र की सहभागिता की आवश्यकता क्या है, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके भी। उचित शिक्षण कक्षा में सुचारू रूप से संपादित करना, ठीक, ये भी है। छात्रों की इस मानसिकता का उचित विकास, छात्र सहभागिता से विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाती है। छात्र सहभागिता से शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन करता है, कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के मानसिक स्तर का भी ज्ञान हो जाता है। और ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और कक्षा में अनुशासन की स्थापना हो जाती है। तो ये शिक्षक कक्षा में छात्र सहभागिता की आवश्यकता के कुछ पॉइंट्स थे। आगे देखते हैं कि शिक्षार्थी सहभागिता कौशल से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य, और अगर आप छात्र सहभागिता कौशल का अर्थ तो समझ चुके हैं, तो अब देखते हैं शिक्षार्थी सहभागिता कौशल वही है शिक्षार्थी या छात्र। ठीक, तो दिखा है कि शिक्षार्थी सहभागिता कौशल से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक, प्रभावी व आनंददायी बनाया जा सकता है। ठीक, क्योंकि जब तक छात्र सक्रिय होकर कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया में भागीदार नहीं होंगे तथा निष्क्रिय श्रोता बनकर रहेंगे तब तक शिक्षक निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहेगा। तो इसलिए भाई शिक्षार्थी सहभागिता कौशल जरूरी है।
तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जो पार्ट 1 होगा इस लेसन का। ठीक, आगे जो पार्ट 2 आएगा, जो बची हुई चीज़ें हैं हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक, तो पार्ट 1 में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं आई होप वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, या एक बार आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए।